नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई योजना पर चर्चा करते हैं। आज हम दिल्ली के मित्राओ गांव में हैं। आइए चलते हैं गांव में। आज हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर राकेश कुमार जी। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। सर, परंपरागत कृषि विकास योजना है क्या? परंपरागत कृषि विकास योजना में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहले जो जोत का आकार था बहुत ज़्यादा था और लोगों की संख्या जो है भारतवर्ष में जनसंख्या कम थी, तो पहले अनाज की दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन उसको ध्यान में देखते हुए 60 के दशक में हरित क्रांति लाई गई, जिसमें ऑर्गेनिक जो हमारा कार्बनिक खाद के अलावा कुछ रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल हुआ। क्योंकि रासायनिक खाद के इस्तेमाल से हमें उद्देश्य जो था वो उत्पादन को बढ़ाना था, लेकिन धीरे धीरे इस रासायनिक खादों का इतना इस्तेमाल बढ़ते गया कि हम जो कार्बनिक खाद था उसको एक तरह से हम भूल ही गए। जैसा कि सिफारिश की जाती है कि कोई भी फसल लगाते हैं उसके लगाने से पहले आप 25 से 30 टन गोबर की खाद डालना होता है। उसके बाद 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश डालना होता है। लेकिन अब क्या हुआ कि लोगों ने गाय भैंस रखना बंद कर दिया है। ये सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई डेयरी फार्म पे, और इस वजह से क्योंकि लोगों के पास खाद रहा नहीं कार्बनिक खाद, और वो खेत में डालना बंद कर दिए और टोटली जो है रासायनिक खाद पे ही आ गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे ज़मीन में जो भी हमारे कार्बनिक पदार्थ से धीरे धीरे समाप्त होते गए, और जो भी हम खाद डालते हैं उसका भी इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं होता, और हमारा ज़मीन है धीरे धीरे जो है उत्पादन जो क्षमता है वो घटते जा रही है, एक स्थिर हो गई है। और हमारा बढ़ने के बजाय अब उत्पादन घटने की ओर है, क्योंकि हमारे ज़मीन में जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो भी हम केमिकल्स डालते हैं उन केमिकल को भी, जैसे हम बात करते हैं जो हम यूरिया खाद डालते हैं या नाइट्रोजन डालते हैं, उसको पौधा अमोनिकल फॉर्म में लेता है, और उसको चेंज करने के लिए हमारे बैक्टीरिया होने चाहिए जो कि ऑलरेडी कार्बनिक पदार्थ से आते थे। अब वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, तो जो भी हम खाद डालते हैं या तो उसका इस्तेमाल नहीं होता या उसका मिसयूज होता है। जैविक खेती में आप क्या कर रहे हैं? जैविक से हम सब्जियों और पल्सेस का उत्पादन करते हैं और उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं, सीधा उनके घरों तक। तो पहले आप जैविक खेती आपने कब से शुरू करी है? ये पहले तो मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद इसका सिर्फ मतलब अपने जो लैंड थी उसको फार्मर को बोला था जो उगाता था कि आप जैविक कीजिए, जो लॉस होगा वो हम भरेंगे। तो ये करीब 4 साल पहले की बात है जब स्टार्ट किया था। तो उसके बाद 2-2.5 साल से लगातार हम जैविक ही कर रहे हैं सब्जियों का उत्पादन। किस तरीके से आप कर रहे हैं? इसमें हम देसी और विदेशी दोनों, मतलब एक अपना प्राकृतिक खेती हो गई नेचुरल फार्मिंग, वो तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, प्लस इसमें बायोडायनेमिक्स और प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम पेस्टिसाइड्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें हैं जो खर्चा बाहर से लोग लेते हैं वो हम खुद ही बना लेते हैं। तो जैव उत्पाद जो आप तैयार करते हैं वो किस तरीके से तैयार करते हैं आप? ये 3 से 4 महीने का हम प्लान अपना लेके चलते हैं कि लोगों को क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, हम लोगों को क्या क्या खिला सकते हैं, क्या क्या हम सस्टेन कर सकते हैं यहाँ पे, उस हिसाब से हम प्लान करके सब कुछ और पूरा प्रोसेस में ऑन पेपर्स बना के फिर उसको आगे उस पर वर्क करते हैं कि भाई हमें इस मौसम में ये सब्जियां चाहिए और ऐसे ऐसे, ताकि हमारे जो सब्जियां हैं उसका रेट हमें सही टाइम पे सही रेट मिले। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जैव प्रोडक्ट है? ये उसके लिए गवर्नमेंट ने 30 या 35 ऐसी एजेंसीज हैं, इवन गवर्नमेंट बॉडीज़ भी हैं 2 जो आपको सर्टिफिकेट देती हैं। तो उससे आप अपना फार्म सर्टिफाई करा सकते हैं अगर आप 100% श्योर है कि आपके फार्म में केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। जो कि लोग आते हैं कंपनी की तरफ से, जो कि आपकी लैंड पे आएंगे, आपका सॉइल टेस्ट करेंगे, वाटर टेस्ट करेंगे, और इवन क्रॉप का भी टेस्ट करेंगे कि वो क्रॉप जो उगाई हुई है उसमें कितना केमिकल है कितना नहीं है। अगर वो एक रिकमेंडेशन से ऊपर है,
क्योंकि ऑर्गेनिक में भी 100% ऑर्गेनिक करना बड़ा ही मुश्किल है, स्पेशली भारत में जहाँ पे इतना पोल्यूशन है, वो भी दिल्ली में रह के। तो उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स है, तो अगर वो टेस्ट में आता है तो हाँ वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, वरना हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो जैविक खेती किस तरीके से कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हवा सिंह है, गांव मित्राऊ का रहने वाला हूँ। यहाँ ज़मीन पहले घटती चली गई तो मैंने भैंस बांधी, 5-10 भैंस बांधी। फिर उनका काम करा, गोबर का खाद डाला खेत में, अपने गेहूँ बाजरा जो भी अपना मोटा अनाज है, क्योंकि पानी खारा हो गया है यहाँ, प्लेज कम होती है यहाँ। तो मैंने अपना गेहूँ बाजरा ये जो अपना जैविक में लाया, अपना घर का गोबर खाद, फिर प्लांट लगाया गोबर गैस का। उसकी सैलरी है जो कर रहा है उससे और ज़्यादा मुनाफा हुआ है। तो मेरा यही अपना काम करते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो जैविक खेती किस प्रकार से कर रहे हैं। हम जो भी खेती के इनपुट हैं अपने खेत पर ही बनाते हैं, जैसे जीवामृत हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, वर्मी वाश हो गया। यहाँ भी हमने सैंपल के लिए वर्मी वाश की यूनिट लगा रखी है, दूसरे किसान भाई भी उसको देख के यूज़ कर सकते हैं। तो वर्मी वाश बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र है, नेचुरली मिलता है। शुरुआत में जब हम खेती करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक इनपुट खेत में डालना चाहिए। जो भी पिछली फसल के अवशेष है वो हम खेत में ही डालते हैं और उसमें आग नहीं लगाते हैं। जैसे धान का पुआल है या गेहूं का भूसा है, सब खेत में ही डालते हैं। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर खेत में डालेंगे और जीवामृत से हम जीवाणु खेत में देंगे, मॉइस्चर बना के रखेंगे, तो केंचुए आदि सारी चीज़ें आके जीवाणु और उस ऑर्गेनिक मैटर को गला के वहीं खाद बना देगा। तो साथ में हम जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने बताया वर्मी वाश, वो एक तरह से इंजेक्शन का काम करता है। जैसे हम गोली खाते हैं धीरे धीरे आराम होता है, लेकिन ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे स्प्रे हम इसका कर सकते हैं पत्तों पे, और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है और किसान का ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सदियों से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। खेती की समझ और किसानों की कड़ी मेहनत से आज भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। गंगा के मैदानी क्षेत्र जहां साधारणतः धान और गेहूं की खेती की जाती और ये क्षेत्र देश की खाद्यान्न सुरक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु यहाँ किसानों द्वारा समय के अभाव में धान के बाद गेहूं की बुआई हेतु खेत तैयार करने के लिए धान की पराली जलाई जाती है, जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में भागीदार साबित हो रही है।
पराली जी आके खेत खाली करने के लिए जलाते थे। हमें समस्या थी खेत खाली कैसे करें। किसानों को ये बात समझनी होगी कि 1 टन पराली के खेत में जलने से 5 किलो 500 ग्राम नाइट्रोजन, 1.2 किलो सल्फर, 2.3 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटाश जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों का नुकसान होता है, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। फिर अगली फसल के लिए चाहिए ज्यादा खाद, ज्यादा पानी। किसानों के 50-50 ग्रुप बना के और समझा रहे हैं कि पराली ना जलाओ, इससे आपका पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इससे आपकी उर्वरा शक्ति भी कमजोर होगी भूमि की। यदि किसान पराली जलाना छोड़े और मशीनों के माध्यम से पराली को खेत में ही मिला दे, तो वही अच्छा फर्टिलाइजर बन करके आपकी जमीन को सुधारने में बहुत बड़ी मदद करेगा। इस जटिल और ज्वलंत समस्या का समाधान है ये आधुनिक मशीनें, जिनके इस्तेमाल से किसान अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना सकता है और खाद पर खर्च में प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए की बचत भी कर सकता है। हमारे गांव में धान की खेती अधिक होती है। अब से पहले यहाँ पराली जलाई जाती थी, परंतु अब पराली का प्रयोग किसान मल्चर द्वारा मिट्टी में मिलाकर खाद के प्रयोग में करते हैं। आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल इन 4 तरीकों से किया जा सकता है। पराली को निपटाने में सबसे जरूरी है कंबाइन हार्वेस्ट विद एसएमएस, जो एक ही बारी में अनाज की कटाई कर देता है। इसके साथ लगा एसएमएस फसलों के अवशेषों को और महीन काटकर पीछे फेंकता है। ये है हैप्पी सीडर, जो अपने नाम की ही तरह खुशी खुशी बिजाई करता है, वो भी बिना हल चलाए। फसल अवशेषों के निपटान के लिए मशीनों के जोड़े में हार्वेस्टर विद एसएमएस के बाद मल्चर की मदद ले सकते हैं। इसके बाद जीरो ट्रिल ड्रिल से बिजाई आसानी से की जा सकती है। तीसरी तरह की मशीनों के जोड़े में हम हार्वेस्टर विद एसएमएस के बाद पैडी स्ट्रॉ चॉपर की मदद लेंगे, जो धान के फांस की कटाई करके उन्हें छोटा करके जमीन में बिखेर देता है। फसल अवशेष बहुत छोटे होने से जल्दी जमीन में मिल जाते हैं और खाद बन जाते हैं। फिर जीरो ट्रिल ड्रिल से कम खर्च और कम समय में बिजाई हो जाती है। चौथे तरह के मशीन कॉम्बिनेशन में हार्वेस्टर विद एसएमएस के बाद रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ गहरी जुताई करके नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देता है और इसके बाद रोटावेटर की मदद से एक ही जुताई में जमीन बिजाई के लिए तैयार हो जाती है, जो आलू जैसी सब्जियों की खेती के लिए आदर्श माना जाता है। किसान पराली के प्रबंधन के लिए किसी भी मशीन की खरीदी करते हैं तो अनुदान मिलेगा 50% और अगर कस्टम हायरिंग केंद्र लगाते हैं तो अनुदान मिलेगा 80%। केंद्र सरकार की तैयारी है कि पराली का प्रबंधन यहीं तक सीमित न रहे। योजना ये भी है कि फसल अवशेषों का इस्तेमाल घरेलू ईंधन और ऊर्जा के रूप में भी किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने और पराली नहीं जलाने के संकल्प को किसानों का साथ मिल रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो जैविक खेती में क्या कर रहे हैं और कितना लाभ ले रहे हैं। सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह गहलोत है। मैं मित्राऊ का रहने वाला हूं और मैं मल्टी उस पर लेयर पे फार्मिंग में करता हूं ऑर्गेनिक, जिसमें हमारा सब्जी है, हमारे थाई गुआवा है, एप्पल बेर है, बारहमासी नींबू है। उसके बीच में हम इंटरक्रॉप के रूप में हम सब्जी लेते हैं, घिया है, गोभी है, गाजर है,
टिंडा है, देसी टिंडा है। एक्चुअली हम देसी बीजों से ही काम करते हैं और हमने वर्मी वास्ट बना रखा है, वर्मी कंपोस्ट बना रखा है, जीवामृत बना रखा है और वो सारा का सारा जो हम लोग काम करते हैं वो यहीं आकर के सारी सब्जियां यहीं गांव के आदमी आके ले जाते हैं, स्पेशल डिमांड करके हमसे बोआते हैं सर। धन्यवाद। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस प्रकार से वो जैविक खेती कर रहे हैं और कितना, अगर वो जैविक खेती कर रहे हैं या जैविक खेती से वो क्या कोई उत्पाद तैयार कर रहे हैं या कौन सी ऐसी चीज़ तैयार कर रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए लाभकारी है। हम एनिमल हस्बेंड्री में अपना डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं, जो टोटली 100% नेचुरली ऑर्गेनिक कर पा रहे हैं और जिस उसमें जो इनपुट्स हमें चाहिए डेयरी फार्मिंग के लिए, जैसे ड्राई फोडर है, ग्रीन फोडर है और कंसनट्रेट वाला जो पार्ट है, वो सारा हम खुद ही अपने ग्रुप में, एक ग्रुप हमने फॉर्म किया हुआ है जिसमें हम उगाते हैं। हरे चारा 1-2 पर्सन अलग से हैं और सूखे चारे के लिए हम गेहूं वाले का यूज़ करते हैं और कंसनट्रेट पार्ट भी हम खुद ही फॉर्म करके और ग्राइंड करके अपनी भैंसों का रख रखाव मैनेजमेंट पार्ट कंप्लीटली NDRI के सुपरविज़न में और उनके द्वारा ट्रेंड प्रोफेशनल्स के द्वारा जो रन हो रही हैं उनके द्वारा हम रन कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप जो चारा जो गाय के लिए या भैंस के लिए आप तैयार करते हैं, तो जब वो ऑर्गेनिक तैयार होता है तो क्या उसमें दूध की जो उत्पादक और जो क्षमता है वो कितनी बढ़ती है? जी देखिए, जब तक आप उसका टेस्ट नहीं करेंगे तो अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे जो कस्टमर्स जो फीडबैक देते हैं हमें, क्योंकि हमारे 40 के करीब डेयरीज़ हैं नजफगढ़ क्षेत्र में जो NDRI के सुपरविज़न में ट्रेंड प्रोफेशनल्स के द्वारा चलाई जा रही हैं और नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से, तो उनके जो कस्टमर्स हैं उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, उनका जो फीडबैक जो आता है, वही हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा लगता है कि वो कहते हैं कि हमारा दूध सुबह से दोपहर 1 बजे 2 बजे तक नॉर्मल टेम्परेचर भी अगर रखा रहे तो भी ख़राब नहीं होता। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जैविक खेती के बारे में। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोमवीर सिंह है जी। आप जैविक खेती में क्या कर रहे हैं आप? जैविक खेती में जी हमारा डेयरी पालन है, जिसमें पशुओं का जो गोबर वगैरह निकलता है वो हम अपने खेत में डालते हैं। जैसे जो हरा चारा है वो खिलाते हैं, जिससे लाभदायक है, जिसमें कोई नुकसान नहीं होता, जो बीमारियां नहीं होती, और जो दूध है हमारा वो भी पौष्टिक और अच्छा होता है उससे। मैं पिछले 3 साल से इंग्लिश वेजिटेबल्स करता हूँ, जो कम से कम 25-30 के करीब वैरायटी है। मैंने अपने खेत में 5 एकड़ मेरी ज़मीन है और उसमें मैं 3 एकड़ में अपनी मैं इंग्लिश वेजिटेबल्स करता हूँ और सारे के सारे मैंने अपने जितने भी पेस्टिसाइड यूज़ करता हूँ, जितने भी वर्मी कंपोस्ट के लिए मैंने अपने वो बनाए हुए हैं, बेड बनाए हुए हैं, कंपोस्ट खाद तैयार करता हूँ। पेस्टिसाइड के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें 10-12 तरह की पत्तियों का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे यहाँ खेत में कम से कम 50-60 के करीब नीम के पेड़ हैं, जिसकी निमोड़ियों को मैं जब जो सीज़न आता है तो उसको इकट्ठी कर लेता हूँ और वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर से मैं 3 तरह के पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता हूं और जिससे मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्शन, क्यों कहते हैं ना कि जैविक खेती करने से प्रोडक्शन कम होता है। मुझे नहीं लगता अगर वर्मी कंपोस्ट खाद और जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे ही किसान भाई ने बताया कि वो वर्मी कंपोस्ट का अगर अपनी खेती में इस्तेमाल करेंगे तो जैविक खेती से भी अच्छी उपज आएगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के और भी लाभ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो।
बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जैविक खेती से वो कितना लाभ ले रहे हैं। 2 साल से मैं गेहूं और दाल का काम कर रहा हूं, और मुझे अच्छा, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, चीज़ तो एक ही मिलेगी, या तो क्वांटिटी ले लो या क्वालिटी ले लो। मेरे फादर क्वालिटी के लिए मेरे को प्रोत्साहित करते थे कि भाई क्वालिटी ले लो, हमें हरी बीमारी से बचाव होगा। हम अच्छा क्यों ना खाएं, क्यों खाएं हम जहर? सबको पता है कि जहर छिड़क रहे हैं, वो उसमें अंश तो उसमें आएगा। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और यहाँ से मुझे गाइडेंस मिली, केवी के उज्ज्वा से मुझे गाइडेंस मिलती रहती है। मैं इनके टच में रहता हूँ, और ये जैसे बोलते हैं वो चीज़ें मैं उनमें डालता हूँ, और मुझे बढ़िया फ़ायदा हो रहा। जैविक खेती के लिए और लोगों को भी हम जो है प्रोत्साहन कर रहे हैं कि भी आप जैविक खेती करो, और मैं भी खुद कोशिश कर रहा हूँ कि जो है जैविक खेती का ही जो इस्तेमाल करूं, और जैविक खेती से जो सब्जी जो उगाई जा रही हैं उसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से वो जैविक खेती कर रही हैं और कितना बदलाव देख रही हैं वो जैविक खेती में। सर, हम गोबर का खाद जो होता है वो डालते हैं, नीम से बनी हुई दवाइयाँ डालते हैं। आप भी जैसे हरी सब्जियाँ सर्दियों में होती है तो वो उगाई हुई है। हम केचुए जो खाद होता है उससे हम खेती कर रहे हैं अपनी। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।